हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज कुछ नए प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। तो अगर पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर और आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गंध रहित प्रशीतक है जो मनुष्यों के लिए विषाक्त नहीं है और घरेलू रसोई घरों के में मानक उपकरण माना गया है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रशीतक है, मतलब ठंडा करने वाली चीज़ें हैं जो कि किसको नुकसान नहीं करती हैं ह्यूमन बॉडी को। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है फ्रेऑन है, बेंजीन है, नियॉन है या सल्फ़र है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है, फ्रेऑन। अच्छा, फ्रेऑन किस में है? ये फ्रेऑन जो है ये किस में, ये रेफ्रिजरेटर में यूज़ करने वाली गैस है और ये क्या मनुष्य के लिए नुकसानदायक नहीं है। फ्रेऑन का प्रयोग किस में? रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए जो गैस जाती है वो जो गैस का प्रयोग होता है उसको फ्रेऑन कहते हैं और एसी में भी इस गैस का प्रयोग होता है। एक रसोई में कार्य त्रिकोण किसके बीच संचरण की रेखा दर्शाता है? कार्य त्रिकोण मतलब कि जैसे कि ये आपका इस तरह से एक त्रिकोण बन जाए तो या फिर इस तरह से एक त्रिकोण बन जाए, तो मतलब ये कह रहा है कि एक रसोई घर में कार्य त्रिकोण किसके बीच संचरण की रेखा को दर्शाता है? रेफ्रिजरेटर, मिक्सर है ये, और मिक्सर और रेंज स्टोरेज और मिक्सर, रेफ्रिजरेटर, सिंक और कुकिंग सरफेस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, रेफ्रिजरेटर, सिंक और कुकिंग सरफेस। मतलब आपकी जो है गैस आपकी एक साइड में रखी हुई है और सिंक और कुकिंग रेंज मतलब खाना बनाने वाली जगह है ये आपका, ये रेफ्रिजरेटर है और ये क्या है? कुकिंग रेंज है। तो मतलब इस तरह का जो त्रिकोण जो बनता है तो इसको कार्य त्रिकोण कहते हैं। अगला है, एक रसोई घर से संबद्ध काउंटर किसी भी तरफ से प्रवेश की अनुमति देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको आइलैंड रसोई घर, पुलमैन रसोई घर, इंडिविजुअल रसोई घर या ओवल रसोई घर। एक रसोई घर असंबद्ध काउंटर किसी भी तरफ से प्रवेश की अनुमति देता है, वो उसे क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए बीच में आपका ये कुकिंग एरिया है और इधर उधर कहीं से भी आप उसमें एंट्री कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये क्या कहलाता है? आइलैंड रसोई घर है। अगर आपको सबसे आदर्श रसोई घर पूछा जाए तब भी आंसर क्या होगा? आइलैंड रसोई घर ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रसोई घर का प्रकार कौन सा है? बड़े क्षेत्र, अगर आपके पास ज़्यादा जगह है तो उस चीज़ के लिए सबसे अच्छा रसोई घर किस तरह का होता है? तो बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त रसोई घर का प्रकार है यू शेप का रसोई घर, एल शेप का रसोई घर, एक दीवार वाला रसोई घर या 2 दीवार वाला रसोई घर। अगर आपके पास बड़ा क्षेत्र है तो सबसे उपयुक्त प्रकार का जो रसोई घर होता है वो होता है आपका एल शेप का रसोई घर। ठीक, किस तरह का? एल शेप का रसोई घर। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक स्ट्रेट लाइन किचन के सभी उपकरण और अलमारियां किसके साथ में रखी जाती हैं? एक दीवार के, 2 दीवार के, 3 दीवार के, 4 दीवार के। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक दीवार के। स्ट्रेट लाइन पूछ रहा है ना, इसलिए क्या? एक दीवार के। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन किचन सभी उपकरण और अलमारियां किसके साथ में रखी जाएंगी? एक दीवार के साथ में रखी जाएंगी। जब हमारा किचन ही स्ट्रेट लाइन है तो इस साइड में हमारी कुकिंग रेंज है तो सारे सामान क्या है वो एक ही अलमारी पे रखे जाएंगे। अगला प्रश्न है, तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए
तांबे की वस्तुओं को किससे साफ करना चाहिए? तो तांबे की वस्तुओं को सिरका या नींबू से, नमक व सोडे से, साबुन या पानी से, या चूने के द्वारा। तो तांबे की वस्तुओं को चूने के द्वारा साफ करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी है चूहे तथा छिपकली, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, ये सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ये सभी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी हैं, साथ ही साथ ये अपने साथ बैक्टीरिया, वायरस लेकर के आती हैं और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती हैं। घर की सफाई का महत्व है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए, या तीनों के लिए। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। घर की सफाई, मानसिक स्वास्थ्य, आप घर अगर आपका साफ सुथरा है, आप जाएंगे तो क्या होगा, आपका मन उसमें लगेगा, आपके मन को सुकून मिलेगा। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। साफ सफाई से आपका किचन साफ है, आपका वॉशरूम साफ है, आपका ड्राइंग रूम साफ है, तो उससे क्या होगा, जैसे लोग आते हैं जूते चप्पल पहन के आ रहे हैं, वही उठा करके किचन में चला जा रहा है या फिर कहीं और चला जा रहा है, तो उससे क्या बहुत सारी गंदगी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जीवन के आनंद के लिए भी, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी और मानसिक स्वास्थ्य, तीनों के लिए उत्तरदायी हैं। अगला है भवन की विभिन्न इकाइयों का सूर्य, वायु की दिशा, वर्षा एवं इलाके के तल रूप के आधार पर स्थायन करना कहलाते हैं। उसको क्या कहलाते हैं? आमुखीकरण, भौतिक विशेषताएं, कमरों का फैलाव, या समुद्रीकरण। मतलब भवन की विभिन्न इकाइयों का सूर्य है कि मतलब सूर्य किस तरह से उदित होगा, वायु की दिशा क्या है, वर्षा एवं इलाके के तल रूप के आधार पर स्थानांतरण करना क्या कहलाता है? वो आपका आमुखीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, ये मतलब ऑस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट, ये सारी बहुत सारी सिद्धांत हैं। जब आप मकान बनाते हैं उस समय उसका आपको ध्यान में रखना होता है, लेकिन बहुत जैसे आपके सूर्य की दिशा क्या है और किस तरफ से सूर्य उदित हो रहा है, वायु की दिशा क्या है, वर्षा का इलाका कैसा है, ज़्यादा वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, तो ये सब क्या कहलाता है? आमुखीकरण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है टीबिया प्रमुख हड्डी है कहाँ की? छाती की है, सिर की है, पैर की है, या हाथ की है? तो टीबिया कहाँ की प्रमुख हड्डी है? ये पैर की प्रमुख हड्डी है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है। संतुलन से परिधान में आता है विश्रामदायक भाव, तंगी भाव, दिखावा, कुछ भी नहीं। तो अगर कोई भी चीज़ बैलेंस है तो उसमें क्या आएगा? विश्रामदायक भाव आएगा। परिधान की बात कर रहा है, मतलब कि आपका वेस्ट तक लेकर के किस तरह से आपका ड्रेस है। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका ड्रेस है तो यहाँ वेस्ट तक उसकी किस तरह से हमने मेकिंग की है, फिर वेस्ट के नीचे किस तरह से है, या फिर हम जो ये बीच वाली नेक लाइन है, नेक लाइन के इस साइड में किस तरह से है और इस साइड में किस तरह से है। तो इससे क्या होता है? हमें एक आरामदायक भाव आता है अगर उसको हम ध्यान में रखेंगे। कला के मूलभूत सिद्धांत और वो आप ये जो कला के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं और एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, इनको मतलब बिल्कुल आप एकदम रट्टा मार के रखिए। यहाँ से प्रश्न हर वर्ष आते हैं। तो कला के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से? अनुपात तथा अनुरूपता। ये अनुपात और अनुरूपता ये क्या है? ये आपके हैं तत्व हैं, ठीक है। संबल तथा व्यक्तित्व, उपरोक्त सभी नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे लय तथा संतुलन, लय तथा संतुलन, ठीक। ये क्या है? ये कला के मूलभूत सिद्धांत हैं। लय मतलब रिदम, मतलब हमारी आंखें किसी चीज़ को देखें तो उस पर एक रिदम हो। जैसे ये लाइन है, ये लाइन छोटी से बड़ी होती चली जा रही है। अगर ये पॉइंट है, ये इतना बड़ा, फिर इससे इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर और बड़ा, तो ये क्या? इसमें एक रिदम होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है? ये लय है। और संतुलन तो आप जानते हैं, संतुलन भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक औपचारिक संतुलन, एक अनौपचारिक संतुलन। तो कला के मूलभूत सिद्धांत में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लय तथा संतुलन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है समानुपाती
समानुपातिक प्रभाव के नियामक हैं। समानुपातिक प्रभाव के नियामक केवल रेखा का प्रभाव, केवल दूरी का प्रभाव, रेखा, दूरी तथा ताप का प्रभाव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समानुपातिक जो है वो क्या है, प्रभाव का नियामक कौन है, उसका नियामक रेखा, दूरी तथा ताप का प्रभाव, ये तीनों ही उसको रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। क्या क्या, रेखा हो गया आपका, दूरी हो गया तथा ताप हो गया, तो ये तीनों ही उसको रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, रंग का नाम दर्शाता है। ये प्रश्न मैंने पहले भी आपको एक बार बताया है। प्रकाश है, वर्ण है, मान है, गहराई है। तो रंग का नाम जो क्या दर्शाता है, वर्ण। इसी को हम क्या, ह्यू भी के नाम से भी जानते हैं। ह्यू से भी पूछ लिया जाता है, जैसे लाल, पीला, नीला, ये सब ये रंग के जो नाम हैं वही क्या हैं आपके, ह्यू हैं, वर्ण हैं। इसमें क्या लिखा, सूची 1 में मिलावट को सूची 2 के भोजन से मिलाइए। भोजन वोजन इसमें नहीं है, इसमें ये क्या है, ये कलर स्कीम के बारे में पूरा दिया गया है। जैसे हमारी जो प्रांक की कलर स्कीम है उसमें एनालॉगस है, मोनोक्रोमेटिक है। तो यही आपको क्या है, इसमें मैच करना है। कूट में आपको दिखा दूंगी, पहले हम लोग एक साथ मिल करके क्या करते हैं, मैच कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग मैच करेंगे तो देखेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रायड में क्या मतलब वही 3 कलर है, त्रिकोणीय रंग योजना जो है, तो उसमें पीला, नीला, लाल। ठीक, तो ऑप्शन ए का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, एनालॉगस क्या होता है, एनालॉगस की बात करें तो जो बिल्कुल पास पास के रंग होते हैं, तो नीला, स्लेट और नील, ये हो गया आपका। और आपका संपूरक रंग में जो है, इसमें संपूरक रंग में आपका आ जाता है हरा और लाल। कौन सा आ जाएगा, हरा और लाल, तो सी का दूसरा हो जाएगा। सॉरी, ट्रायड में पीला, नीला, लाल हो गया आपका। फिर उसके बाद संपूरक जो है ये आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ये हरा और लाल हो जाएगा। फिर एक वर्णी कलर की बात कर रहा है ना, एक वर्ण के कलर कौन से होंगे, मोनोक्रोमेटिक कलर जो हैं वो आपके हो जाएंगे एक ही रंग के कलर, एक वर्णी पूछ रहा है ना, एक ही रंग के। सॉरी, यहाँ एनालॉगस मैंने बता दिया था, एनालॉगस नहीं, ये मोनोक्रोमेटिक है। एक ही रंग के जो होंगे वो कौन से हो जाएंगे आपके, नीला, स्लेटी, लाल। कौन सा हो जाएगा, नीला, स्लेटी, लाल। फिर एनालॉगस मतलब सदृश, एनालॉगस में कौन कौन से कलर आ जाएंगे, तो एनालॉगस में पीला और हरा आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कौन सा कूट यहाँ पर मैच कर रहा है। तो ट्रायड मतलब 3 रंगीय योजना, पीला, नीला, लाल। संपूरक हो गया हरा और लाल। मोनोक्रोमेटिक हो गया आपका, मोनोक्रोमेटिक में नीला, स्लेट और नीला हो गया, स्लेटी कलर हो गया, नील है, स्लेटी कलर और नीला, मतलब वही लाइट ब्लू और डार्क ब्लू, तो ये एक ही रंग का है, तो इसलिए मोनोक्रोमेटिक में जाएगा। एनालॉगस कलर स्कीम में वो किस में चला जाएगा, पीला और हरा में। तो जब हम कूट देखते हैं तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 का कूट एकदम सही हो जाता है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इस तरह से मिला लें, क्योंकि मेरी पूरी स्क्रीन पर ये आएगा नहीं, शायद इस तरह भी देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इकेबाना पुष्प सज्जा है। इकेबाना कौन सी पुष्प सज्जा है, भारतीय, जापानी, अमेरिकन, इनमें से कोई नहीं, तो जापानी पुष्प सज्जा है। अगला प्रश्न है, फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए क्या करते हैं, तो पानी में थोड़ी चीनी डालकर रखते हैं, पानी में थोड़ा नमक डालकर रखते हैं, फूलदान को धूप में रखते हैं, फूलदान को छाया में रखते हैं। तो फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए पानी में थोड़ा नमक डालकर रखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है, इकेबाना, मोरिबाना, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से दोनों, इकेबाना और मैरिबाना, ये दोनों क्या है आपकी जापानी पुष्प सज्जा के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।
अगला है कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर। तो आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है ये। तो इसमें है आपका वो चीज़ें जो कि बाहर रहती हैं, वो क्या है, वो आउटपुट डिवाइस हैं जिसमें कि हमको रिजल्ट देखने को मिलता है। और जिन चीज़ों से हम किसी मैसेज को अंदर डालते हैं वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। जैसे कीबोर्ड है, हमारा कीबोर्ड जो है उस पर हमने कुछ भी टाइप किया और टाइप करने के बाद वो कहाँ जा रहा है, मॉनिटर पे जा रहा है। उसको हम कहाँ पे देख रहे हैं, मॉनिटर पे। माउस पे हम कोई भी हलचल कर रहे हैं, उसका कर्सर कहाँ, माउस पे घूम रहा है। स्कैन पे किसी भी चीज़ को हम स्कैनिंग कर रहे हैं तो उसको हम कहाँ पर शो देख पा रहे हैं, उसको हम मॉनिटर पर देख रहे हैं। और लास्ट में दिया है मॉनिटर, तो मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आंख बंद करके आपको लगा देना ऑप्शन नंबर 4 आउटपुट डिवाइस 99 का 4th वाला सही हो जाएगा। लिंगवा फोन उदाहरण है श्रव्य सामग्री का, दृश्य श्रव्य सामग्री का, दृश्य सामग्री का या क्रिया सामग्री का। तो लिंगवा फोन जो उदाहरण है वो कौन सी सामग्री का है? फोन लगा हुआ है, इसका मतलब सुनने से ही है। आप यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एग्जाम हॉल में आपको सारी चीज़ें आती हुई हों। तो यहाँ पे जो पहला है ऑप्शन है श्रव्य सामग्री का। लिंगवा फोन किसका उदाहरण? श्रव्य सामग्री का। फिर अगला है जो व्यक्ति नवीन विचारों को अपने समुदाय के अन्य सदस्य से पहले अंगीकार करता है उन्हें क्या कहते हैं? जो मतलब जो सबसे पहले अंगीकार कर लेता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जल्द अंगीकारक कहते हैं। नव प्रबंधक, जल्द अंगीकारक, जल्द बहुमत, पिछड़ा हुआ। तो लैगार्ड तो उसको बिल्कुल नहीं कहेंगे, हाँ, और इस तरह का कोई शब्द नहीं है। तो जल्द अर्ली अडॉप्टर कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या जल्दी कहेंगे? तो अर्ली मतलब जल्द अंगीकारक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया? यूएसए में, यूके में, जर्मनी में या इजराइल में? तो प्रसार शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? यूके में प्रयोग किया गया था, यूनाइटेड किंगडम, ये जहाँ से ये ब्रिटेन की बात हो रही है। अगला है संख्या में ग्रह विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं? तो जब भी एग्जाम में आपको ग्रह विज्ञान के क्षेत्र देखने को मतलब पूछा जाए आपको एग्जाम में, तो 4 क्षेत्र, 5 क्षेत्र, 6 क्षेत्र, 7 क्षेत्र, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। एक ट्री है और उसमें क्या 5 शाखाएं निकली हुई हैं, वही क्या है आपके ग्रह विज्ञान के 5 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? फूड एंड न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, फिर आपका जो पहला हो गया फूड एंड न्यूट्रिशन, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, फिर उसके बाद आपका हो गया एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन की हम बात करते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया, फिर उसके बाद है आपका गृह प्रबंध जिसको हम होम मैनेजमेंट या FRM फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से भी हम उसको जानते हैं, फिर CT हो गया आपका क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल। तो इस तरह से मेन जो ब्रांचेज हैं कभी भी पूछी जाएँ तो वो कितनी होती हैं? 5 ब्रांचेस होती हैं, 5 क्षेत्र होते हैं। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही जो ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही दिए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य ही यही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनके गुणों में विकास लाना, उनको आर्थिक दृष्टि से संबल बनाना, और उनके पारिवारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, और महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, साथ ही साथ महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का क्षेत्र क्या है? व्यापक है, द्विआयामी है, सीमित है, इनमें से कोई नहीं। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। यह परिभाषा दी गई, तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? OP धामा के, डगलस स्मिंजर के द्वारा, श्री कृष्णाचारी द्वारा, सुपे द्वारा। तो डगलस व स्मिंजर के द्वारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। प्रसार शिक्षा का आधार है। प्रसार शिक्षा का आधार क्या है? ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन, कस्बाई जीवन या महानगर? तो कभी भी प्रश्न में आए तो प्रसार शिक्षा का आधार सदैव रूरल एरियाज जो हैं वही उनके क्या है आधार हैं, उसी पर प्रसार कार्य होते हैं। स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु को
किसके इस्तेमाल से दिखाया जा सकता है? मूवी प्रोजेक्टर से, ओवरहेड प्रोजेक्टर से, एपीडियास्कोप से, स्लाइड प्रोजेक्टर से। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, स्लाइड प्रोजेक्टर से। एक मॉडल का रूप लेने के लिए संचार के तत्वों को व्यवस्थित करके संवाद, प्राप्तकर्ता, स्रोत या चैनल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इन्होंने कूट दिया हुआ है कि संचार के तत्वों को व्यवस्थित करें। किस तरह से व्यवस्थित आप उसको करेंगे? तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले सेंडर, सोर्स होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाता है? सोर्स हो जाता है। फिर उसके बाद होता है संवाद, मतलब कम्युनिकेशन, ठीक। फिर कम्युनिकेशन के बाद आ जाता है हमारा चैनल, और उसके बाद कौन आ जाता है? रिसीवर, ठीक है। तो सबसे पहले सेंडर हो गया, फिर मैसेज हो गया, फिर चैनल हो गया, फिर रिसीवर हो गया, SMCR। तो इस तरह से भी आप देखेंगे। तो यहाँ पर इस हिसाब से कौन सा कूट मैच कर रहा है आपका? 3, 1, 4, 2। तो पहला ही कूट आपका मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? स्रोत हो जाएगा, फिर संवाद मीन्स मैसेज हो जाएगा, फिर किसके थ्रू जाना है? चैनल के थ्रू। तो चैनल हो जाएगा, फिर किसको प्राप्त होगा? प्राप्तकर्ता को ही प्राप्त होगा, ठीक। तो इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। बड़े समूह में सूचना संचार की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है जब बहुत बड़ा मास, ज़्यादा लोग हो? तो टेलीविज़न, फ्लैश कार्ड, पैम्फलेट या फोल्डर। तो करेक्ट आंसर इज टेलीविज़न एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, क्योंकि घर घर में होता है और सभी लोग इसको देखते हैं, और एक समय में अब बहुत सारे लोग एक न्यूज़ को देख लेते हैं। जिस प्रकार से आज सोशल मीडिया एक मास मीडिया का बहुत बड़ा सा सोर्स है। फ्लैश कार्ड कुछ संख्या के लिए, फोल्डर्स भी कुछ संख्या के लिए, और पैम्फलेट भी, ये सब समूह के लिए, समूह संचार के लिए अच्छे हैं। लेकिन ये सब मास मीडिया के लिए, मतलब बहुत बड़े समूह के संचार के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, कीप लर्निंग। थैंक यू।